हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटा सैनी के ऊपर। और मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे जो ऑलमोस्ट कॉमर्स फील्ड के जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, और उसी की हमने एक PYQ सीरीज स्टार्ट करी है कि कहीं भी अगर कॉमर्स के फील्ड यानी कि किसी भी एग्जाम में अगर कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो है हम लेकर आए हैं। आज वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। अगर आपको चीज़ें कंटेंट अच्छा लगे और चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको कंटेंट कैसा लगा वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और नेक्स्ट आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर डालिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो सबसे पहले आप अर्थशास्त्र को ही समझोगे। हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, तो पहले भी मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स दो वर्डों से बना है, इको प्लस में नोमिक्स, यानी कि अर्थ प्लस में शास्त्र, जहां पर अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। अर्थ प्लस में शास्त्र, अर्थ का मतलब अगर हम कहें तो अर्थ का तात्पर्य क्या होता है, धन। और शास्त्र का मतलब अगर हम कहें नोमिक्स यानी कि शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जहां पर धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है हमारा अर्थशास्त्र हो जाता है गाइस। तो ये इसके मीनिंग की बात आ जाती है। फिर ये किसने, अब जो अर्थशास्त्र है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा यानी कि स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़ा। यहाँ पर माइक्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, छोटे स्तर पर चीजों को देखा जाता है। जबकि अगर हम मैक्रो की बात करें तो होल ओवर इकोनॉमी को आप सारी समस्याओं को देखते हो, जैसे कि आपकी रोजगार की समस्या है। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसने डिवाइड किया था, तो आपके फ्रेंड्स थे जिन्होंने इसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, वो भी आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। माइक्रो जिसको बोला जाता है छोटा लेवल, ठीक है, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन जहां पर किया जाता है। तो कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को माना जाता है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा मूल्य सिद्धांत, सेकेंड आपको दे रखा है उत्पाद सिद्धांत, थर्ड वन की अगर हम बात करें तो प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया सिद्धांत, और फोर्थ वन आपको दे रखा प्रकल्प सिद्धांत यानी कि ऑप्शन जो थ्योरी है वो। तो इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम जाए गाइस तो प्रोडक्ट थ्योरी तो नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ऑल ओवर की बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली देखना है कि व्यष्टि के अंतर्गत जो लिया जाता है वो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल यानी कि प्राइस प्रिंसिपल, प्राइस को डिसाइड करते हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या माना जाता है, मूल्य सिद्धांत भी माना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत बार रिपीट हुआ है काफी सारे एग्जाम्स में, और काफी अच्छे अच्छे EPFO के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी रिपीट हुआ है। तो कौन जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो डॉक्टर मार्शल है, आपके रिकार्डो है, और आपके एडम स्मिथ जी हैं। देखिए अगर हम बात करें फादर की तो आपको मैंने पहले भी बताया था ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। अगर नए पिता की बात करी जाए यानी कि आपकी आधुनिक जो चीजें है उसमें इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो वो हमारे किसको माना जाता है, एडम स्मिथ जी को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो थे हमारे चाणक्य जी, जिन्होंने सबसे पहले इनोवेंट किया था, बट उन्होंने जो अर्थशास्त्र है उनको एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, क्योंकि पहले राज्य आपको पता है जैसा शासन होता था, एक राजा के अंदर जो है शासन किया जाता था, वो वाली चीजें चलती थी, तो उसके बिहाफ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था। तो अगर मॉडर्न पूछा जाए आपसे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमारे क्या रहेंगे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ से पूछा जाए सेकंड क्वेश्चन कि इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जो है दी थी, या फिर आप कहोगे डेफिनेशन डिफाइन किया था इन्होंने, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसके कारण जो है इन्हें आप कहते हो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है।
चलिए इसके बाद देखिए हु इज, अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड फादर कौन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उसने क्या बोला, हु इज द फादर ऑफ ओल्ड इकोनॉमिक्स, ओल्ड इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, और सेकेंडली उसने साथ में दिया है इंडिया के अंदर। तो आपको ऑप्शन दे रखे श्री महादेव गोविंद रानाडे जी, एडम स्मिथ होगा ही नहीं जो हम पहले ही कर चुके हैं, एक आपको दे रखा कौटिल्य, तो आपको मैंने अभी बताया है सिंपली, अगर नॉर्मल पूछा जाए क्योंकि वो इतना गहराई में नहीं जाएगा, अगर इंडिया का पूछा जाए आपको कहाँ पे जाना है, गोविंद रानाडे के ऊपर आपको जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए क्वेश्चन का जो है चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपको वो डिफरेंस ही करना है, क्योंकि अभी आप थ्योरी का पेपर तो लिखने नहीं वाले हो कि आपको जो लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको करेक्ट पता होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चीजें हमने पढ़ी होती है, हम फादर देखते हैं सीधा एडम स्मिथ पे चले जाते हैं, लेकिन वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उनको वही चीजें आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके चलनी, तभी आप कंपटीशन में आगे निकल पाओगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, उसका जनक कौन है, कौन जो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो ने बेसिकली क्या दी थी आपको याद होगा, लगान थ्योरी जो है इन्होंने दी थी आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव जी जो है वो आपके इंडियन इकोनॉमी के, अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था दिया है, ये चीज को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, आपको अर्थशास्त्र नहीं दिया गाइस, अर्थशास्त्र अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, अर्थव्यवस्था। जैसे आप कहते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो हमारी इंडिया की रहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 तरह की आपकी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे आपको पता है कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्टिक, और अगर हम बात करें समाजवादी की यानी कि सोशलिस्टिक, और दोनों को मिक्सअप करके बना दिया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है गाइस। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है, सीधी सी बात आपको याद रखनी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखना है। देखिए 3 तरह की हमने इकोनॉमी पढ़ी, तो आपको याद कर लेना है, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है हमारी। तो एक था हमारा कैपिटलिस्टिक जो मैंने बोला है, दूसरा बोला है मैंने आपको सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी हो जाएगी, और तीसरा मैंने बोला है मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक में आपको एक वर्ड याद रखना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेसिकली आप ध्यान में लेके चलोगे, जहां पे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने कहावत सुनी होगी, यानी कि जिसके पास संसाधन है वो अपने आप निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है कि उसको क्या करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मतलब सीधा आपका पैसा है तो आप सोच सकते हो कि मुझे कहाँ पे लगाना है, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप सोच सकते हो कि मुझे कहाँ पे काम करना है, वो वाली चीज जो रहेगी जहां पर वो अपनी चॉइस से जहां भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सके, जो करना चाहते वो कर सके। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो आपके 5 फैक्टर बेसिकली हम कंसीडर करते हैं, उन्हीं के रिगार्ड ये बात करा है। यहाँ पर पूंजीपतियों का आधिक्य होता है, बोलते हैं हम आधिक्य हो जाए, मतलब इनकी चॉइस होती है जहां पर वो दिल क्या लगा सकते हैं। सोशलिस्टिक में क्या रहेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर राइट रहेगा गाइस, वो किसका रहेगा, वो आपकी गवर्नमेंट का रहेगा। मतलब जहां पर गवर्नमेंट को सही लगेगा वहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम यहाँ पर हम बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो मिक्स्ड में आपको क्या लगाना है, जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे दोनों का रोल रहेगा, यानी कि आपके पूंजीपतियों का भी रहेगा और दूसरा आपके जो गवर्नमेंट है उनका भी रहेगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के साधनों पर दोनों का अधिकार होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का अगर हम बात करें तो जिसमें मैंने ये कह दिया कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे लगता है कि जो तंबाकू का अगर मैं बिजनेस करूं वहां पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो वैसी बात है मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगी, तो वो उसकी चॉइस है, कोई से रोकने वाला नहीं है। सोशलिस्टिक में क्या रहेगा, वो समाज के बारे में सोचती है गवर्नमेंट जो है,
जहाँ पर उसको अच्छा लगता है, समाज के देश के विकास के लिए जहाँ पर जरूरी होगा तो वो वहां पर चीजों को लगाएगी, और मिक्स्ड में दोनों को लेके चला जाएगा। अब वो यहाँ पे ये भी बोल सकता है मिक्स्ड में, जैसे उसने बोला कि तंबाकू के ऊपर क्यों लगा रही, क्योंकि उससे वो आपके जो ह्यूमन है या फिर मानव है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसीडर करके चलते हैं, जैसे मिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें वो ये देख के चलते हैं कि वो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहा है, आय सृजन का भी काम कर रहा है, रोजगार को बढ़ा रहा है, इनकम को बढ़ा रहा है, तो इन चीजों को भी लेके चलेगा। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि जब भी आप मिल्क वगैरह का बिजनेस करते हो, डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। बट अगर आप क्या तंबाकू वगैरह का उत्पादन करते हो तो वहां पर आप पे टैक्स लगा दिया जाता है। वो इसी चीज को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल तो बंद कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट के पास जो टूल है वो यूज करेगी। ये होता है इकोनॉमी। तो आपको याद रखना है, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है तो आपको याद रखना है ये कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और जनक पूछा जाए तो आपको याद हो ही गया होगा, नरसिम्हा राव, बेसिकली आप याद कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे लाए गए हैं जो बार बार रिपीट हुए, हर एक क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 टाइम्स जो है पहले किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है गाइज। ठीक है, फिर एक बार यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में चैनल बना है और आपके 3-3 हजार प्लस व्यू है, लेकिन जो सब्सक्राइबर अभी भी 1K ही हैं। आप इतना सा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते जिसमें आपका थोड़ा सा कुछ भी नहीं लगता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, तभी टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट कुछ लेकर आऊं, अदरवाइज तो फिर वही चीजें रुक जाती है। इसके बाद ये कहता है कि वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है वो किसने दी है। तो आपको याद रखना, वेल्थ की धन से संबंधित जो आपकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो आपकी किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इसी वजह से जो ये थोड़े फेमस है तो याद कर लेना, बस सिंपली पूछ लिया जाए तो अब एडम स्मिथ के बारे में हम कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया क्योंकि आपको पता है कि एडम स्मिथ जो है आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, तो इस वजह से इसके लिए जितने भी चीजें हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे। तो एडम स्मिथ की अगर हम बात करें तो वेल्थ डेफिनेशन इन्होंने हमारी दी थी, और कब दी थी, इनकी ये बुक थी वेल्थ डेफिनेशन, मतलब वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी इकोनॉमिक्स की, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर ये डेफिनेशन दी थी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो रहेगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एज इट इज आपको क्रैम कर लेना है, ये बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक क्वेश्चन कहने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली पूछा जा सकता है कि किस सन में की थी, तो आपको याद रखना है 1776 के अंदर, 1776 के अंदर गाइस जो है ये बुक्स आपकी जो है एडम स्मिथ जी ने दी थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और किस किसने दिया था। सेकंड आप याद कर लोगे, डॉक्टर मार्शल जो थे आपके, बार बार रिपीट होता है, तो डॉक्टर मार्शल ने वेल्थ डेफिनेशन हमारी किसने दी है, आपका जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि एडम स्मिथ जी ने दी थी, 1776 में दी थी, 1776 में दी थी। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोज एंड इफेक्ट वाली जो है बुक, उसके अंदर इन्होंने डेफिनेशन दी थी। ठीक है, सेकेंडली हमारे आते हैं डॉक्टर मार्शल जो हमारे क्वेश्चन में आए थे, तो डॉक्टर मार्शल के रिगार्डिंग आप याद रखोगे इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। 4 ऑप्शन थे, चारों का हम अच्छे से कंक्लूड करेंगे, कहीं भी आपका जो मार्क्स से कटने का चांस नहीं रहेगा। तो इन्होंने अपनी कौन सी मटेरियल डेफिनेशन दी थी, और कब दी थी, किस बुक में दी थी, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना 1819 में 1890 के अंदर जो है गाइस इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में बुक आई थी जिसके अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, और उस डेफिनेशन को बोला जाता है मटेरियल डेफिनेशन या मेटलिटी डेफिनेशन का नाम दिया जाता है। फिर आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन रहती है दुर्लभता या स्क्रेसिटी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है। ये आपकी किसने दी थी गाइस, तो इसकी अगर हम बात करें तो रॉबिन्सन जो है इन्होंने आपकी दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी, और वही सेम ये हर जो इंसान है यहाँ पर बुक लिख रहा है तो इन्होंने भी अपनी एक बुक पब्लिश करी। कब की, तो सन आप याद रखोगे 1932 में यानी कि 1932 में। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने जो बुक लिखी थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ये इनकी बुक थी, ये भी आप याद रखोगे, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। तो ये आपके थे गाइस। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अर्थशास्त्र को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो कौन से वो 2 भाग थे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो अर्थशास्त्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अभी हमने डिस्कस किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। तो बार बार रिपीट किया जाता है, किसने किया था। तो आपको नाम दे रखा है फ्रिश, ठीक है। रैगनर फ्रिश है, डॉक्टर मार्शल है, जेम्स केंच है और नन दे रखा है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा जो फ्रिश है, रैगनर फ्रिश, इन्होंने दी थी। और ये कहाँ से रिलेटेड थे, आपके नॉर्वे से रिलेटेड थे। और इनको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये जो है काफी फेमस थे, लेकिन किस वजह से फेमस थे ये भी आपको याद रखना है। नोन फॉर इकोनोमेट्री प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। इकोनोमेट्री प्रोडक्शन थ्योरी इन्होंने दी थी, और जिसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या बोला था, नोबल मेमोरियल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंस। इनको नोबल प्राइज भी मिला था। और पूछा जाए वो प्राइज किस चीज में मिला था इनको प्राइज, तो आपको याद रखना नोबेल प्राइज मिला था। और इकोनॉमिक्स साइंस के अंदर जो है इनको प्राइज मिला था इस थ्योरी की वजह से। इकोनोमेट्री प्रोडक्शन थ्योरी इन्होंने दी थी, और ये नॉर्वे से रिलेटेड है। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को यानी कि अर्थशास्त्र को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या था, छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या था, बड़ा। माइक्रो यानी कि आप इंडिविजुअल की समस्याओं को, एक उपभोक्ता की समस्याओं को, एक मतलब सिंगल लेके चलना, चाहे वो उपभोक्ता है चाहे वो उत्पादक कुछ भी है, उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है। जबकि अगर हम बात करें मैक्रो की, तो पूरी इकोनॉमिक की समस्याओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। चलिए गाइस, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। दूसरा जो क्वेश्चन फॉर्मेट चल रहा है, तो सेम ऐसे ही हमारा KTDT ऐप है गाइस, नॉलेज टीवी देसी ताऊ के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, और KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, जहां पर कॉमर्स के 2 बैचेज चल रहे हैं। अगर आपको लगे कंटेंट अच्छा है और आपके पास टाइम है सफिशिएंट, सारी चीजें अगर आपको लगती है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एक MCQ बैच है और दूसरा थ्योरी बैच। बार बार बच्चों के ये कमेंट आते हैं कि मैडम थ्योरी बैच में एनरोल करें या MCQ बैच में एनरोल करें, तो सिंपल सा आपका आंसर मैं एक ही दूंगी। अगर आपके पास कंप्लीट कंटेंट है, CET मेंस अकाउंट्स की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग चल रहे हैं अभी फिलहाल बैचेस, आगे हम 1-2 दिन में नए बैचेस लॉन्च करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपको ये चीज देखनी है कि आपके पास अगर कम से कम 33 सब्जेक्ट में अगर 30 सब्जेक्ट का है आपके पास कंटेंट, तो आप प्रैक्टिस के लिए MCQ लगा सकते हो। लेकिन अभी तक आपके पास थ्योरी का कंटेंट नहीं है, ओनली आप ये सोचो कि 20 सब्जेक्ट है, काम चल जाएगा, तो ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि कंपटीशन है। अगर एक बच्चा 30 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और आप सिर्फ 20 पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि आपके पास कंटेंट है या नहीं है। अगर कंटेंट नहीं है तो आप थ्योरी बैच ले सकते हो। और ये कहाँ से लेना है, क्या करना है, ये मैंने आपको ऐप बता दी है। दूसरा ये आप नंबर याद कर सकते हो, 17 15 24 34 91, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा नंबर जो है 7357774267, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप जो है बैचेस वगैरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। और इस पे आप जो है बेसिकली व्हाट्सएप मैसेज डालोगे, उसके बाद आपकी इंक्वायरी जो भी है वो आपको मिल जाएगी, या जैसे भी आपको सुटेबल हो। चलिए, इसके बाद देखिए इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हम बेरोजगार हैं, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। हर एक को अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। तो यहाँ पर चीजें वही आपको दे रखी, बट चीजों को थोड़ा सा आपको सोच समझ के लेना है। वो कहते हैं ना एक गाना अपना, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, वही चीज है जी गाइस। यहाँ पर दूसरों की प्रॉब्लम देखते हो तो अपनी प्रॉब्लम हमें छोटी लगने लगती है। तो सबसे पहले वही, पहला आपको दे रखा प्रोडक्शन की समस्या, उत्पादन की समस्या है। दूसरा आपको दे रखा बेरोजगारी की समस्या, और तीसरा आपको दे रखा चयन की समस्या। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या रहेगा गाइज, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर आंसर क्या रहेगा, पहले बता देते हैं। सिलेक्शन यानी कि चयन की जो समस्या है वो हमारी रहेगी सबसे बड़ी समस्या। अब कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं, मतलब जो चीजें हैं
आपको पता है कि एक चीज हमें मिली, दूसरी के लिए हम सोचने लग जाते हैं। डिजायर जो है यानी कि इच्छाएं जो है हमारी, वो क्या होती है, इन्फिनिट यानी कि अनंत होती है, बढ़ती रहती है। या आप इसे क्या बोल सकते हो, हमारी अनलिमिटेड, इसको हम बोल सकते हैं वांट। एक बार लेके चल लेते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड होती है। जो हमारी वांट है वो आपको अलग मैं वीडियो में बताऊंगी कि डिजायर क्या होती है, विश क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो ये आप एक तरह से लगा के चलते हो कि हमारी इच्छाएं हैं, एक नॉर्मली भाषा में हम बात कर रहे हैं, एक बार इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि आपको पता ही है कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित है। एक चीज पूरी हुई, दूसरी के हम कोशिश करने लग जाते हैं। और इनको पूरा करने वाले जो सोर्सेज हैं गाइस, क्या, संसाधन, सोर्सेज जो हैं वो क्या है, हमारे लिमिटेड हैं। तो इच्छाएं तो हमारी असीमित हो गई, लेकिन उनको आप जो संतुष्ट कर सकते हो वो हमारे पास क्या, सीमित। अब आपको ये चयन करना पड़ता है, ठीक है, उन सोर्सेज में चयन करना पड़ता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम कि आपको भूख लगी है, आपके पास 10 रुपए हैं। अब आपको चयन करना पड़ेगा, काफी सारे विकल्प हैं कि आप समोसा खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, कुछ भी आप लगाओ। तो वो 10 रुपए में ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 3-4 आप कुछ लगा लो, आप क्या खाओगे। तो वहां पर आपको लिमिटेड रिसोर्स से, जो संसाधन है, उससे असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो आपको देखना है मैं क्या चयन करूं। वो चयन उस चीज का करता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। उपभोक्ता की बात करेंगे तो उपभोक्ता किस चीज का चयन करेगा, जब भी कंज्यूमर की बात आए तो जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी गाइस, कंज्यूमर उस चीज को प्रेफरेंस देगा। तो सोर्स हमारे क्या थे, लिमिटेड। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ता है कि मैं किस चीज को लूं और किस चीज को ना लूं। और चयन की समस्या ही हमारी क्या रहती है, इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो सिंपल सी बात थी, असीमित समस्याएं मतलब अनलिमिटेड जो है हमारी क्या है, वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, कुछ भी आप कह दो, एक बार नॉर्मल भाषा में बात करें। फिर हमारी क्या है, लिमिटेड जो है रिसोर्स हैं हमारे पास, और लिमिटेड जो रिसोर्स हैं उनके भी एक चीज और साथ में, लिमिटेड जो रिसोर्स है इनके भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अल्टरनेट, क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि आप आइसक्रीम ले सकते हो, समोसा ले सकते हो, उनके वैकल्पिक प्रयोग है। अल्टरनेट आप कहोगे एक तरह से, अल्टरनेट यूज है, वैकल्पिक प्रयोग है। एक ही चीज के बहुत सारे आप क्या है यूज कर सकते हो। अब उन अल्टरनेटिव यूज में से आपको क्या करना पड़ता है गाइज, उसमें से आपको करना पड़ता है सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए मैंने क्या बोला, अगर आप उपभोक्ता की बात करो तो उपभोक्ता किसकी तरफ जाएगा, उपभोक्ता जाएगा जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर अगर उपभोक्ता की जगह उत्पादक दे दिया जाता आपको, उत्पादक की बात करता वो, तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आ जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बजाय वो क्या देखता, जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो, अधिकतम लाभ मिल रहा हो, वो उस विकल्प को चुनेगा। तो चयन की समस्या जो है हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी समस्या है गाइस। चलिए, तो क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि सिंपल अगर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वही 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपकी सारी चीजें चल रही हैं। ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कभी ये चीज पढ़ी नहीं है। चलिए, इसके बाद देखा आपको क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहता है कि अगर हमारी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम कर दिया जाए, ठीक है, आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है और उसका प्राइस कम कर दिया जाए तो हमारी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझने का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आया सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स से क्या रहता है गाइस। तो सिंपल से आप बगैर सोचे ये समझ के चलोगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है एक की जगह पर जो दूसरी यूज हो जाए। हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रतिस्थापन वस्तु जिसको बोला जाता है, यानी कि अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय की जगह पे दूसरा कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तो आप चाय की जगह पर कॉफी जो है वो यूज कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन जो है वस्तु बोला जाएगा।
तो हमारी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है हमारा, और उसने एक चीज और आप ध्यान रखो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड डिसाइड करते हैं और दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या लेते हैं, हम प्राइस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे हमने मान लिया कि हमारी क्या है ऑन क्वांटिटी या डिमांड, आप बोल सकते हो हमारी गुड्स की ऑन डिमांड या क्वांटिटी, जो आपको कंफर्ट हो समझने के लिए आप देख सकते हो। प्राइस किसका है, प्राइस जो अदर गुड्स है, अदर गुड्स बोले तो आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है। तो वैसे अगर नॉर्मली पूछा जाए तो आपको ऑप्शन के हिसाब से सिंपल सा याद कर लेना है कि प्राइस जो है, ठीक है, अगर प्राइस हमारी वस्तु की कीमत कम का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राइस कम हो जाएगा, अधिक होगा, क्या होगा। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या रहेगा। देखो ये प्राइस हमने दूसरी चीज का लिया, हमने मान लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉफी है, हम क्या बना रहे हैं, कॉफी, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, टी। अब अगर टी वाले का दोनों का प्राइस हम रख लेते हैं 10-10, समझिएगा दोनों का प्राइस क्या है, 10-10 रुपए है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारा गुड्स का प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट गाइस, कोई भी प्रभाव नहीं है हमारे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम क्या करना चाहें, इसके प्राइस को, इसने अपने प्राइस को कम कर दिया, कम करके क्या कर दिया, मान लिया 10 रुपए से क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब जो कस्टमर हमारी चीज को ले रहा था कॉफी को, वो सोचेगा जब मुझे 8 रुपए में ये सस्ती मिल रही है तो मैं क्यों ना वो लूं जो मुझे सस्ता मिल रहा है, कंपैरेटिवली कम प्राइस की तरफ वो जाएगा। तो वो क्या चीज परचेज करने लग जाएगा, ऑब्वियस ही बात है किसको जाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा। यानी कि हमने प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं किया, आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कमी होने से आपकी अपनी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा आप एक वर्ड माइंड में फिक्स कर लोगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और हमारी वस्तु की डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर प्राइस को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 10 था पहले, हमने मान लिया कि 12 कर दिया। अब यहाँ वाले जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएंगे, और ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी कॉफी की तरफ, क्योंकि हमारी कॉफी तो 10 रुपए की है, कंपैरेटिवली चीपर है, तो वो क्या करने लग जाएगी, वो कॉफी को पीने लग जाएंगे। तो जब इनका प्राइस बढ़ा, हमने प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं किया, हमारा प्राइस नहीं चेंज हुआ है, प्राइस आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज हो रहा है, तो हमारी गुड्स का प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब हमारी गुड्स की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बस ये बात है, ये अगर प्राइस को बढ़ा दे रहा है तो हमारी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दूसरे गुड्स की प्राइस में और हमारी चीज की क्वांटिटी में आपको एक वर्ड में याद रख लेना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। अब क्वेश्चन को वो 4-5 तरीके से कैसे भी पूछे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम कर दिया जाए तो आपकी डिमांड में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है पॉजिटिव इफेक्ट है, उसका प्राइस कम कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, समझना क्वेश्चन को, उसका प्राइस कम कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूट के केस में कंपैरेटिवली जो चीपर चीज है लोग उसको बाय करते, उसका प्राइस कम कर दिया, लोग उसको बाय करेंगे, हमारी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके कम होने पे, उसका प्राइस कम होने पे हम भी कम हो गए, पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। उसका प्राइस बढ़ गया तो लोग हमारी चीज को ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली हमारी चीज जो है वो चीपर हो जाएगी। तो इस वजह से गाइस क्या हो जाएगा, हमारी चीज अगर उनका प्राइस बढ़ा तो हमारी चीज की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रख लेना है, चाहे वो उसका प्राइस बढ़ाए तो आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दोगे अपनी चीज की क्वांटिटी को, अगर उसका प्राइस कम करेगा तो अपनी चीज की क्वांटिटी को आप कम कर दोगे। तो ये आपको चलेगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन समझे, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखना क्या पूछा था। अब क्वेश्चन उसने अलग तरीके से पूछा था, अब उसने प्राइस और क्या है क्वांटिटी का नहीं पूछा, एक तीसरा क्वेश्चन इसने बना दिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम किया तो हमारी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, नो इफेक्ट या नन।
तो अब सोचो मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में लोग उसकी तरफ जाते हैं जहां पर कंपैरेटिवली प्राइस चीपर है। अगर वो 12 रुपए से मतलब 10 रुपए थी, वो 10 रुपए से 8 रुपए में दे रहा है, तो आपकी डिमांड होगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपने कंपटीटर को देखकर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगा। और वैसी बात है, अगर आप प्राइस कम नहीं करोगे तो आपकी चीज की डिमांड ही नहीं होगी, आप मार्केट से आउट हो जाओगे, तो आपका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्राइस आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कॉन्सेप्ट को समझना तब आप आंसर करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसमें से 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं, तो एक क्वेश्चन अगर आए तो वो वहां से उठ सकता है। तो चीजों का ऐसे बनाया गया है कि ताकि आपको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्लैरिफिकेशन हो। तो अगर आपको लग रहा है चीजें इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मन लग रहा है, तो चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा, और अभी के अभी अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत और हमारी वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है, अब आपको सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा, तो सीधा सा आपको पता चल गया, पॉजिटिव। अब इसी के साथ दो तरह की गुड्स होती है नॉर्मली, मतलब यहाँ पे इसकी हम बात करें तो ये हमारी क्या है, रिलेटेड गुड्स की बात होती है रिलेटेड गुड्स। और ये जो क्लास है अभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम दे रहा है, चाहे वो प्रोफेसर का एग्जाम दे रहा है, चाहे वो सीईटी का दे रहा है, चाहे वो एकलव्य मॉडल का, मतलब जो भी आपका केवीएस मतलब जो भी आपका कॉमर्स फील्ड है, वो सारी चीजों को ये क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे। रिलेटेड गुड्स जो है वो दो टाइप की होती है गाइस, एक होता है सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन वस्तुएं जिनको बोला जाता है, और दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, इसके साथ में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स से बिल्कुल अपोजिट ये चलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो वैसे तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अगर शॉर्ट याद ना रहे, मतलब ऐसा हो जाए कि कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो, तो सिंपली आपने एक चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सब्स्टिट्यूट का, दूसरे का आप एज इट इज करते चलो। कैसे, अभी मैंने बताया सब्स्टिट्यूट के केस में कैसा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव उसके प्राइस में और हमारी क्वांटिटी में या डिमांड में। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया जाएगा, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री दे आपको बगैर सोचे क्या कर देना है, नेगेटिव। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होती क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है जो मिलकर, पूरक वस्तुएं जो मिलकर किसी काम को पूरा करेंगी। जैसे कि आपने पेन और इंक का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ये होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिंपल सी बात है, अगर आपके कार के प्राइस कम या ज्यादा हो जाएंगे, तो अगर कार के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड जो है क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। नेचुरल सी बात है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कार की कम हो जाएगी। हमारा प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल, हमारा प्रोडक्ट क्या पेट्रोल है, तो आप लगा के चलो कि जब कार के प्राइस बढ़ गए तो लोग पेट्रोल की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कार के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी गाइस। तो कार की डिमांड डिक्रीज होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी श्योरली, ठीक है, क्योंकि लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो हमारी चीज की डिमांड भी नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पर ये मत सोचना पॉजिटिव है, हमें क्या देखना था, उस चीज का प्राइस और हमारी क्वांटिटी, उसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, उसका प्राइस बढ़ा। अब सिंपल ये देखो, उसका प्राइस बढ़ा, उसकी डिमांड क्या हो रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी डिमांड देखनी। उसका प्राइस बढ़ा तो कार नहीं खरीदी, सिंपल बात है। पेट्रोल का क्या करोगे, नो यूज, तो आप क्या करोगे, उसका प्राइस बढ़ने से आपकी क्वांटिटी यानी कि पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो नेगेटिव आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, समझा ही दिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है तो एग्जाम्पल आप याद रखोगे। दोनों मिलके काम करेंगे ये पूछ सकता है तो ये आप याद करोगे कि सब्स्टिट्यूट में एक की जगह दूसरा ले लेता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, दोनों मिलके किसी काम को पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री
या पूरक वस्तुओं की कीमत के अधिक होने से हमारी वस्तु की मांगी गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला कहता है कम हो जाएगा, दूसरा कहता है कि अधिक हो जाएगी, तीसरा कहता है नो इफेक्ट और फोर्थ वन में कहता है नन। तो पूरक वस्तु का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंप्लीट, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने कैसा बोला था, आप कुछ भी क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं, सीधा ही देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिया है तो प्राइस का पूछा, क्या पूछा है, तो मात्रा पे इफेक्ट पूछा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, अभी हमने कहा था नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज देख लो। तो वस्तुओं की कीमत के अधिक यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी भी डिमांड क्या हो जाएगी, भी कम हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या कहता है, इसने वही चीज बोली है कि कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु की कीमत और हमारी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने कहा नेगेटिव, तो इस तरह के क्वेश्चन कितने भी आप बना सकते हो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए वही सेम। आपको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली अच्छे से बता दिया है। ऐसे ही आपके बैचेस के अंदर जो है बनाया गया है, और अभी विद इन 1 and 2 डेज में आपका स्टेट और एकलव्य मॉडल का और साथ में नेट का ये 3-4 बैचेस जो है अभी लॉन्च होने वाले हैं। जो भी बच्चा लग रहा है कि मुझे एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट, थ्योरी सारी चीजें आपको मिलेगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सिर्फ जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाए वो आपको अच्छे से डीपली वे में स्टडी करना है। बाकी क्या कहाँ से पढ़ना, वो सारी जो चीजें हैं वो आपका टीचर या आपका गाइडर जो है वो हैंडल करेगा। ठीक है, दूसरा काफी सारे बच्चों को ये रहता है कि मैम ने क्या किया हुआ है, तो भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पढ़ाने लगी। मैंने 3 टाइम्स नेट JRF क्वालिफाई किया हुआ है। सीनियर अकाउंटेंट की सिर्फ एक पोस्ट थी, वो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। और जो आपका KVS का रिटर्न होता है वो भी क्वालिफाई किया हुआ है। और जब मैं ग्रेजुएशन टाइम थी तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए जो आपका बैंक का टेस्ट दिया था वो भी मेरा क्वालिफाई है। आरोही मॉडल स्कूल के जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें भी मेरा ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया था, बट किसी भी रीजन बिंग जो फाइनली वो रिक्रूटमेंट विड्रॉ कर ली। जैसे अभी CET के केस में चल रहा, वैसे ही हमारे केस में कुछ फाइनेंशियल जो रूल्स चेंज हुए थे उस वजह से जो है उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मुझे है, 10 से 12 साल मैंने पढ़ाया है और 2 बैचेस ऑलरेडी अब चल रहे हैं। उनके सेक्शंस में देख सकते हो कि कैसा रिव्यू है। साथ में स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से, स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से भी टेलीग्राम है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप जो है इस क्लास की PDF भी ले सकते हो, और जो भी क्लासेस होती है उसकी अपडेट आपको डाल दी जाती है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही एक और हमने जो प्रैक्टिस के लिए बच्चों की बहुत सारी कॉल आई थी, उसके लिए भी एक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिसमें हर रोज जो है MCQ प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं आपके जो कॉमर्स फील्ड के, चाहे वो नेट से रिलेटेड है, PGT मतलब हर एक वही सेम, DSS भी है, PGT है, KVS व्हाटसोएवर सभी के लिए डाले जाते हैं। तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटेंट जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रहेगा, हर एक चीज की बिल्कुल गहराई में जाकर हम चीजों को पढ़ते हैं ताकि कहीं भी कोई भी कमी ना रहे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे वाला पार्ट जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। 2 तरह का रहेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या होते हैं, ये जो हम बोलते हैं ना मांग के निर्धारक तत्व या फैक्टर जो डिसाइड करते हैं कि डिमांड कितनी होगी, उसका एक फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत। काफी सारे फैक्टर होते हैं, जैसे किसी भी वस्तु की खुद की कीमत हो गई, ठीक है, इनकम इफेक्ट हो गया जहां पर रियल इनकम को लेकर चलते हैं, और ये आपका हो गया जैसे रिलेटेड गुड्स वाला है। तो काफी सारे फैक्टर होते हैं, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन हो गई, पॉपुलेशन होगी, वहां पर भी इंडिविजुअल और मार्केट 2 तरह के फैक्टर आपके फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अभी हमने पढ़ा कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर इसने बोला है यहाँ पर हम क्या देखेंगे, दूसरी वस्तु का प्राइस देखा जाता है और हमारी वस्तु की क्या देखी जाती है, डिमांड। पॉजिटिव है मतलब जब उसका प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, उसका प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से प्लस माइनस यानी कि एक तरह से ट्रिकी वे में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि आपकी बात करें पूरक वस्तुओं की या नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। पहली बात तो
दोनों चीजों को याद रखोगे, सब्स्टिट्यूट एक की जगह पे दूसरी का यूज होना, प्रतिस्थापन दूसरा नाम रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तु, और कैसा इफेक्ट रहेगा, नकारात्मक। और यहाँ पर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरी वस्तु के प्राइस में यानी कि कीमत में परिवर्तन होने से आपकी वस्तु में मांग में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर अगर देखिए नेगेटिव है, इसने क्या बोला, नेगेटिव, इसका प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में। अभी आपको बताना है कि नेक्स्ट सेशन में हम टैक्स वाली जो सीरीज चलाई थी उसी का नेक्स्ट पार्ट डालें या इकोनॉमिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट डालें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार फिर से अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपकी बेहतरीन तैयारी को हम इसी तरह से बेहतरीन बनाते रहेंगे। ओके देन, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन में।